नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। असिस्टेंट प्रोफेसर भूगोल से तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को एक बार एनके ज्योग्राफी प्लेटफॉर्म पर स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, इन दिनों हम दो कार्य कर रहे हैं मूल रूप से। एक सिलेबस विश्लेषण का, बेसिकली यूट्यूब की बात कर रहा हूँ, एक सिलेबस विश्लेषण का, और दूसरा हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज भी चला रहे हैं। सिलेबस विश्लेषण में काफ़ी समय हो गया, इसलिए हालांकि अब कुछ एक चैप्टर ही बाकी थे, और थोड़ा मैं इंडिया ज्योग्राफी को लेकर के, क्योंकि इंडिया ज्योग्राफी का एक बैच भी शुरू हो चुका है, और एक प्रयास जो स्कूल लेक्चरर ज्योग्राफी के लिए है उसको भी अभी जल्द शुरू करना है, तो उस पर भी हमारी टीम तैयारी कर रही थी। और इस बीच चुनाव की ट्रेनिंग वगैरह काफ़ी बिजी शेड्यूल के कारण काफ़ी लंबे समय बाद रूबरू हुआ हूँ, लेकिन ज्योग्राफी के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण जरूरत थी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने के लिए, वो थी स्टैटिक्स की। करीबन 12 से 15 प्रश्न स्टैटिक्स के रहते हैं, और ये आम स्टूडेंट ग्रेजुएशन और पीजी लेवल तक कुछ चैप्टरों को पढ़ता तक नहीं है, हालांकि वो सिलेबस में ही नहीं है, उनको पढ़े कहाँ से। तो ये थोड़ा सा टफ रहता है कि भी इनमें हम क्या पढ़ें, किस तरीके से पढ़ें ताकि प्रश्न है वो मैनेज हो जाए। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि इस पार्ट्स के अंदर हम मैक्सिमम प्रश्नों को छू लें, मैक्सिमम प्रश्न तक अपन चले जाएं कि कौन कौन सी चीजें किस तरीके से पूछी जाती है। तो मैंने पूरा प्रयास किया है कि स्टैटिक्स को हम किस तरीके से पढ़ें और कहाँ से पढ़ें। तो कहाँ से पढ़े इसके लिए मैं आपको पहले से ही कह देता हूँ। देखो, बेसिकली स्टैटिक्स अमूमन बच्चा पढ़ता है जेपी शर्मा से, और मैं मानता हूं कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस है वो जेपी शर्मा की बुक से 50 से 60% क्लियर हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली 60% मान सकते हैं अपन। लेकिन 30% चीजें ऐसी है जो जेपी शर्मा में भी नहीं है, तो इसके लिए हमें कुछ और बुकों का सहारा लेना पड़ेगा। तो जहां तक मैं आपको सजेक्ट करूंगा, एक तो आप अपने राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की एक बुक है जो डॉक्टर एस एम रिजवी और धर्मेंद्र सिंह चौहान की लिखी हुई, बहुत छोटी सी बुक है, और ये राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की है, तो इसका मतलब थोड़ा वैल्यूएबल बुक है। और भूगोल के अंदर स्टैटिक्स यदि पूछी जाएगी तो प्योरली वो मैथमेटिक्स की स्टैटिक्स के बुकों से आने की कम संभावना है। तो ये जो सांख्यिकी भूगोल है, रिजवी की बुक, ये मुझे अच्छी लगी। और इसके अलावा कुछ एक चैप्टर इसमें भी नहीं मिलते हैं, जैसे गिनी गुणांक आपको इसमें नहीं मिलेगा, या शॉर्ट के अंदर मिलेगा, सिमुलेशन मॉडल, ग्रेविटी मॉडल मिलेंगे तो सही, लेकिन शॉर्ट के अंदर मिलेंगे। तो और यदि आप इसको विस्तार से समझना चाहते हैं तो हिंदी मीडियम के अंदर तो मुझे कोई बुक दिखती नहीं है, और आप चाहते हैं कि मैं स्टैटिक्स से ही उसको पढूं, तो आप गणित की एक बुक आती है, मैथमेटिक्स की एक बुक आती है, स्टैटिक्स के एलिमेंट्स, सांख्यिकी के मूल तत्व है, डॉक्टर सचदेवा की लिखी हुई, आप नोट कर सकते हैं, डॉक्टर सचदेवा की बुक लिखी हुई, हालांकि बहुत बड़ी बुक है। यदि अपने पास समय रहता है तो आप उसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी के लिए ये एक इंग्लिश मीडियम की बुक है, असलम महमूद करके लेखक है, और स्टैटिक्स मेथड्स इन ज्योग्राफिकल स्टडी उसका नाम है, स्टैटिकल मेथड इन ज्योग्राफिकल स्टडी। आप लेखक का नाम लिख सकते हैं, असलम मसूद, और ये राजेश पब्लिकेशन न्यू दिल्ली से प्रकाशित होती है। इसमें भी आपको कुछ चीजें मिल जाएगी। अब बाकी आपको इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है, बट जो चीजें मैंने आपको बताई है उसके क्राइटेरिया में रह करके, और हाँ, इतनी सारी बुकों में से भी कुछ चीजें आपको नहीं मिलेगी। फॉर द एग्जाम्पल मैंने ट्राई किया है, जैसे आपको रैंक स्क्वायर एंड वेट स्क्वायर, वो जो मेथड है वो आपको इनके अंदर पूरी तरीके से देखने को नहीं मिलेगी। और कोरिलेशन जिसमें सिंपल लाइनर तो मिल जाएगा, लेकिन मल्टीपल कोरिलेशन बहुत कम देखने को मिलेगा। तो चलो अब अपन थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपका जो चैप्टर आएगा वो होगा आंकड़ों का सारणीयन और आवर्ती वितरण। प्यारे विद्यार्थियों, ये कोई बड़ा चैप्टर नहीं है। बच्चे इधर उधर भागते कि ये जेपी शर्मा के अंदर क्लियर नहीं मिल रहा है,
क्या फर्क पड़ता है नहीं मिल रहा है तो। ये कोई इतना बड़ा चैप्टर है ही नहीं, केवल एक कंसेप्ट, एक समझ है इन दोनों शब्दों के प्रति, वो अपनी होनी चाहिए। पहला है आंकड़ों का सारणीयन। आप चाहे ज्योग्राफी की बात करें चाहे स्टैटिक्स की पढ़े, आप सारणीयन पढ़े होंगे। सारणीयन का मतलब सारणी का निर्माण करना, ये चीजें आपने पढ़ी होगी। मैं आपको कहूंगा इसमें, ये आपको सलाह दूंगा कि आप इसमें जेपी शर्मा में चले जाइए, वहां आपको सारणीयन मिल जाएगा, या आप स्टैटिक्स के मूल तत्व में चले जाइए, वहां आपको मिल जाएगा। और यदि आप सचदेवा की बुक नहीं खरीदते हैं तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि मैं जो अपना प्लेटफॉर्म है एनके ज्योग्राफी पॉइंट ऐप है, उस ऐप पे मैं वैल्यूएबल चीजें इसमें से कॉपी करके, क्योंकि पढ़ाने में मुझे काफी टाइम लगेगा और मुझे एक्स्ट्रा चीजें भी इस समय कोर्स को लेकर के करनी है, और मैं ग्रेजुएशन का मेरे विद्यार्थियों के लिए भी कोर्स शुरू कर रहा हूँ, कॉलेज के लिए भी। मैं आपको मैटर अवेलेबल करवा दूंगा बाई पीडीएफ। तो मेरा जो कोर्स है उसके अंदर एक कोर्स बना हुआ है सिलेबस विश्लेषण, और मैंने जो मेरे विद्यार्थी उनसे जुड़े हुए हैं उनको मैंने बता रखा है कि मैं समय समय पर उस पर जो हार्ड चैप्टर होगा उस पर डालूंगा, चाहे मैं पीडीएफ के रूप में डालूं चाहे पढ़ा करके डालूं। तो आप उस कोर्स को ज्वाइन कर ले। वो एक मिनिमम प्राइस पे मैंने कोर्स इसीलिए दिया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के टफ चैप्टर जो बुकों के अंदर नहीं मिलते, उसकी मैं पीडीएफ कहीं न कहीं से जहां से मैंने प्राप्त की है वहां से मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा कि भाई सारणियन के अंदर कौन सी चीजें आपको पढ़नी है, और इसके अलावा आपको क्लासिफिकेशन में क्या पढ़ना है, आपको गिनी गुणांक के अंदर क्या पढ़ना है, तो मैं उसको एज ए पीडीएफ वहां डाल दूंगा, और उसका मैं एक शॉर्ट वीडियो भी मैं आपको डाल दूंगा। तो सारणियन और वर्गीकरण, अब देखो वर्गीकरण अपने सिलेबस में नहीं है, बट आपको वर्गीकरण पढ़ना है क्योंकि वर्गीकरण के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इसके अलावा एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो आंकड़ों के अंदर आपको क्या पढ़ना है कि सारणियन क्या है और वर्गीकरण क्या है, इसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सारणियन के अंदर आपको क्या देखना है कि सारणियन क्यों किया जाता है, अर्थात एक आपको चैप्टर मिलेगा किसी बुक के अंदर सारणियन के लाभ। सारणियन के लाभ कह दें या सारणियन की विशेषता कह दें, सारणियन या इंग्लिश के अंदर कहते हैं टेबुलेशन। तो टेबुलेशन के गुण क्या है, टेबुलेशन के लाभ क्या है, या टेबुलेशन की विशेषता क्या है, ये पढ़नी है। इसके अलावा सारणी के दो टाइप आपको ढंग से समझने हैं, एक सरल सारणी क्या होती है और एक जटिल सारणी क्या होती है। जटिल सारणी के अंदर तीन तरह की सारणियां मिलती है। द्विगुणी सारणी की क्या विशेषता है, त्रिगुणी की क्या विशेषता है, बहुगुणी की क्या विशेषता है, इसकी केवल आपको विशेषताएं ही पढ़नी है, बहुत कुछ है ही नहीं। जैसे सिंपल सारणी के अंदर क्या होता है, एक ही कैरेक्टरीज का एक ही डाटा दिया होता है, यानी एक लक्षण का एक ही डाटा आपको मिलेगा। द्विगुणी जटिल सारणी वे होती है जिसमें एक ही लक्षण के एक से अधिक डाटा होते हैं। द्विगुणी में एक लक्षण के दो डाटा हो जाते हैं। जैसे सिंपल सारणी के अंदर क्या हुआ कि आपको स्टेट्स के नाम दे दिए और उसके आगे पॉपुलेशन दे दी, तो वो स्टेट्स के नाम एक प्रकार की कैरेक्टरीज है, एक प्रकार के एलिमेंट्स है, तत्व है, और उनकी जो पॉपुलेशन दी हुई है तो पॉपुलेशन एक काउंट ही है, मतलब काउंटिंग अर्थात संख्याएं दो नहीं है, राजस्थान से रिलेटेड एक ही संख्या है कि ये राजस्थान की पॉपुलेशन है। बट यदि कोई आपकी ऐसी इंडेक्स बनी हुई है जिसके अंदर एक ही लक्षण के दो या दो से अधिक डाटा दिए हुए, यदि दो दिए हैं तो वो द्विगुणी सारणी है। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे राजस्थान के अंदर स्त्री संख्या भी दी हुई है और पुरुष संख्या भी दी हुई है, तो वो आपकी द्विगुणी सारणी होगी। उसके बाद जैसे लिखा त्रिगुणी सारणी, त्रिगुणी सारणी में तीन लिखा हुआ है, जैसे आपको स्त्री की संख्या भी है, पुरुष की संख्या भी है, टोटल जनसंख्या भी है, तो ये त्रिगुणी सारणी है। और इससे भी ज्यादा यदि क्लासिफिकेशन करके दिया गया है तो वो बहुगुणी सारणी होती है। बट मुझे नहीं लगता है कि इसमें से अंदर से सारणी कोई प्रश्न आएगा। आप सारणियन का क्यों अनिवार्य है, सारणियन के लाभ क्या है, ये पढ़ लेना। क्लासिफिकेशन आप जरूर पढ़ना। क्लासिफिकेशन का मतलब वर्गीकरण है, वर्गीकरण का अर्थ क्या है, वर्गीकरण क्यों किया जाता है, वर्गीकरण का उद्देश्य क्या है, वर्गीकरण के लाभ क्या है। फिर कुछ टर्मिनोलॉजी है उसको भी देखना है, जैसे वर्ग विस्तार क्या है, वर्ग विस्तार का सिंबल क्या है, संकेत क्या है, ये भी देख लेना है। और वर्ग की सीमा क्या है, लोअर सीमा अपर सीमा किसको कहते हैं, एक वर्ग फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वर्ग फ्रीक्वेंसी मतलब वर्ग की आवृत्ति क्या होती है। इसके अलावा वर्गीकरण की दो विधियां हैं, इसको ढंग से समझना, अपवर्जी विधि क्या है और समावेशी विधि क्या है। ज्योग्राफी के सारे स्टूडेंट अच्छी तरीके से जानते हैं अपवर्जी और समावेशी के बारे में, और अपवर्जी और समावेशी में वर्ग विस्तार किस तरीके से निकाला जाता है, ये चीजें आपको वर्गीकरण में देखनी है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आवर्ती वितरण।
वर्ग की या अखंडित और खंडित जो चर होते हैं उनमें उनकी आवृत्ति किसी श्रृंखला के अंदर कितनी बार हुई है उसको किस तरीके से टेबुलेशन में दर्शाया जाता है या क्लासिफिकेशन के अंदर दर्शाया जाता है, वो आवर्ती वितरण कहलाता है। हालांकि काफी अच्छा चैप्टर है जिसमें आपका फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, टेली, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। देखो इसमें आपको एक चीज ध्यान रखनी है, चर कितने प्रकार के होते हैं, जैसे खंडित चर क्या है और उसकी आवृत्ति किस तरीके से दी जाती है, अखंडित चर क्या है और उसकी आवृत्ति किस तरीके से दी जाती है। तो आप एक तो चरों का भी ध्यान रख लें कि चर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं और उन चरों की फ्रीक्वेंसी कैसे दी जाती है। जैसे आपकी वर्गीकरण मेथड्स है जिसको अपन कहते हैं अखंडित या सतत चर कहते हैं, तो सतत चरों के अंदर फ्रीक्वेंसी किस तरीके से आएगी, और अखंडित चर जैसे व्यक्तिगत श्रेणी आई हुई है, ज्योग्राफी में बच्चे जानते हैं व्यक्तिगत श्रेणी क्या है, व्यक्तिगत श्रेणी आई हुई है तो व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर चरों का है वो किस तरीके से विभाजन होता है इसका फ्रीक्वेंसी का। इसके अलावा आवृत्ति के मिलान चिन्ह क्या है, मिलान चिन्ह तो पांचवी छठी के बच्चे को पता है, टेली जिसको अपन कहते हैं। इसके अलावा कम्युलेटिव वितरण यानी संचयी आवृत्ति क्या है, और संचयी आवृत्ति की स्पेशली परिभाषा थोड़ा ध्यान रखना, परिभाषा क्या है। और आपको पता है संचयी आवृत्ति को प्रदर्शित करने वाला जो कर्व है, वक्र है, जिसको लॉरेंज वक्र कहते हैं, उसका स्पेशली अलग से दिया होता है वो डिप्रेशन के अंदर, अपकिरण के माप के अंदर उसका दिया, तो उसका मैं आगे बताऊंगा आपको। इसके अलावा मानचित्र निर्माण में वर्ग अंतराल की क्या भूमिका रहती है। जैसे आप मैप बना रहे हो, चाहे सोशल मैप है या फिर इनके क्लाइमेटों के मैप बना रहे हैं, तो उसके अंदर भी क्लास का जो इंटरवल है वो रखना बहुत जरूरी है। तो उसमें क्लास का इंटरवल कैसे दिया जाता है, जैसे आपने पढ़ा है ना ये मानचित्र की कोरोपेलेथ मेथड्स, वर्णमात्री विधि, उसके अंदर क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है, और ये जो क्लाइमेटों के मैप होते हैं जैसे वर्षा के मैप होते हैं तो उसमें किस तरीके से किया जाता है। हालांकि उसकी कोई मेथड नहीं है, ध्यान रखना है कोई व्यवहारिक प्रश्न उसमें से कहीं न पूछा जाए, और कौन कौन सी उसका निर्धारण कैसे होता है और कौन कौन सी है वो सावधानियां बरती जाती है। ये दो चीजें आपके क्लियर हुई, दो नहीं तीन चीजें क्लियर हुई है। एक आंकड़ों का सारणीयन हो गया, फ्रीक्वेंसी और का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और मानचित्र के अंदर वर्ग का। अब देखो वर्ग मैंने कहा ना पहले आपको वर्गीकरण पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये आपके स्पेशली दे रखा है मानचित्र निर्माण में वर्ग इंटरवल, वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल इन मैपिंग, तो ये स्पेशल दे दिया, तब अपन को वर्ग अंतराल या वर्ग पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेंट्रल टेंडेंसी के मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। देखो पहला ही आपको ये ध्यान रखना है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की परिभाषा क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में कौन कौन सी चीजें आती है। ये तो बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजों का मतलब ये ऊपरी प्रश्न है, वो बच्चे कहते हैं ना कि ये तो प्रश्न बहुत ऊपर से आ गया, इसको हमने पढ़ा ही नहीं, कौन सेंट्रल टेंडेंसी में आता है कौन सेंट्रल टेंडेंसी में नहीं आता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी जरूरी है। क्योंकि स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप मीन, मोड, मीडियन पढ़ते हैं, माध्य माध्य का बहुलक पढ़ते हैं, कोरिलेशन पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ते हैं, मीन डेविएशन पढ़ते हैं, रेंज पढ़ते हैं, क्लास इंटरवल पढ़ते हैं, ये सॉरी रेंज इंटरवल पढ़ते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीजें आप ज्योग्राफी के अंदर स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं। लॉरेंज कर्व भी आएगा आपका, गिनी कर्व भी आएगा आपका, तो उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सेंट्रल टेंडेंसी में है कौन नहीं है। तो बट आपको यहाँ से क्लासिफाइड कर देना है कि ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में आते हैं और ये डिप्रेशन के माप में आते हैं, यानी ये अपकिरण के माप में आते हैं और ये कॉन्सेंट्रेशन में आते हैं, मतलब केंद्रीकरण में आते हैं। ये तीनों बिल्कुल अलग से क्लासिफिकेशन कर लेना। केंद्रीकरण के अंदर आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, जो एकाग्रता जिसको अपन कह सकते हैं या सकेंद्रण कह सकते हैं, उसमें आपका गिनी कर्व एक ही दिया होता है। तो वहां जैसे ही गिनी कर्व आता है तो गिनी कर्व आपका सेंट्रेंशन को इंगित करता है, सेंट्रेंशन कॉन्सेंट्रेशन को, मतलब सकेंद्रण को इंगित करता है। और जैसे ही आपका आएगा लॉरेंज कर्व आएगा, या फिर आपका मानक विचलन आएगा, या फिर माध्य विचलन आएगा, रेंज आएगा, तो ये आपके अपकिरण के विस्तार है। तीनों चीजें आपके दी हुई विद्यार्थियों, इसलिए मैं कह रहा हूं सेंट्रल टेंडेंसी भी दी हुई है, अपकिरण के माप भी दिए हुए हैं और कॉन्सेंट्रेशन के माप भी दिए हुए हैं, डिप्रेशन और कॉन्सेंट्रेशन दोनों है। अतः आप तीनों ही अलग अलग सारणी बना लेंगे, ये केंद्रीय प्रवृत्ति के माप है, ये अपकिरण के माप है, और ये है वो इसके कॉन्सेंट्रेशन के माप है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में
सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कौन कौन से हैं। उसके बाद आप जैसे माध्य माध्य पढ़ो, ये गणितीय माध्य है। देखो माध्य के भी कई प्रकार के टाइप है, मैं नहीं कहूंगा तुम्हें कि सारे टाइप पढ़ना है। गणितीय माध्य या अंकीय माध्य जो होता है उसकी तरफ आपको ज्यादा ध्यान देना है। माध्य का अर्थ और माध्य की परिभाषा आपको अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। यहाँ निकालना आना जरूरी नहीं है, यहाँ उसकी थियरी आनी जरूरी है। पूरी स्टैटिक्स के अंदर जितने सारे मेथड्स दिए हुए उन सारे मेथड्स की थियरी आपको समझ में आनी चाहिए। उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसकी विशेषता क्या है, ये तीन चीजें आपको मेजर पढ़नी है। अर्थ, परिभाषा और जो मीडिया मीन है उसकी विशेषता क्या है, उसकी विशेषता कह दें या आवश्यकताएं कह दें, वो क्या है, और एक ज्ञात करने के सूत्र। देखो इसमें ये कभी नहीं पूछा जाएगा कि प्रत्यक्ष विधि का सूत्र बताइए, अप्रत्यक्ष विधि का सूत्र बताइए, बट मीन को ज्ञात करने में कौन कौन से सूत्र इंप्लीमेंट किए जाते हैं वो आपकी जानकारी में होना चाहिए। कई बार बिल्कुल सिंपल पूछा जाता है, जैसे उसने पूछ लिया कि सिग्मा एक्स बटे एफ पूछ लिया, सिग्मा एक्स बटे एफ, ये गलत है सही है। अब आप कंफ्यूजन में आ जाओगे कि ये फॉर्मूला सही है या गलत है, कि भाई ये समांतर माध्य का फॉर्मूला है या नहीं है सिग्मा एक्स बटे एफ। आपको एफ तो है लेकिन आपने पूरी तरीके से गौर करके उस पर देखा नहीं। सिग्मा एक्स बटे केवल एफ नहीं है बल्कि सिग्मा एफ है, और सिग्मा एफ का अल्टरनेट एन यूज किया जाता है। एन मतलब फ्रीक्वेंसी का योग। अब फ्रीक्वेंसी का योग आया, इसका मतलब सिग्मा एफ है, यानी एफ का सिग्मेशन है, तभी तो फ्रीक्वेंसी का योग हुआ है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि सारे फॉर्मूलाज अपने अंडर होने चाहिए। और एक इसका कई बार दे भी दिया जाता है, एक छोटी सी श्रेणी दे दी जाती है और उसमें समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। या इसका ऐसे भी आता है, जैसे आपने 10th की स्टैटिक्स के अंदर पढ़ा होगा, जैसे एक श्रेणी दे दी 2 4 फिर एक छोड़ दिया 6 8 10, ये श्रेणी है, और आगे इसका समांतर माध्य दे दिया कि उक्त श्रेणी का समांतर माध्य 8 है या 7 है। अब इस पद के अंदर क्या आएगा ये भी आपको निकालना आना चाहिए। ये माध्यिका में भी, ये माध्य में भी आना चाहिए और माध्यिका में भी आना चाहिए, दोनों की बात मैं पहले कह देता हूँ, ठीक है। माध्य में तो मुझे लगता है इतनी चीजें। उसके बाद बहुलक, बहुत ही सिंपल है बहुलक, इतना कोई ज्यादा अंदर गहरा जाकर के उसको रटने की आवश्यकता नहीं है। बहुलक की अर्थ और परिभाषा ध्यान होनी चाहिए। इसके अलावा बहुलक की विशेषता, ये यहाँ से थोड़ा ज्यादा वेटेजेबल हो जाता है कि बहुलक की विशेषता क्या है, अर्थात बहुलक के गुण और दोष दोनों पढ़ने हैं। देखो ये सब में मतलब यहाँ मैंने केवल इसकी आवश्यकताएं या विशेषताएं बताई, इसका मतलब ये नहीं है कि मीडियन की कमी क्या है, मीन की कमी क्या है वो अपन को नहीं पढ़नी है। आपको अच्छी बुक के अंदर गुण और दोष दोनों मिलेंगे, विशेषता के अंदर आपको गुण भी मिलेंगे और दोष भी मिलेंगे, तो आपको ये दोनों चीजें ढूंढ लेनी है। इसमें माध्य से भी ढूंढ लेनी है और बहुलक से भी ढूंढ लेनी, यानी सब स्टैटिक्स की जितनी सारी मेथड्स है, मीन में से भी आपको ढूंढना है, मीन मोड मीडियन तीनों में से ढूंढना है, स्टैंडर्ड डेविएशन में से ढूंढना है, मीन डेविएशन में से ढूंढना है, और इसके अलावा लॉरेंज कर्व या गिनी गुणांक, इन सब की गुण और विशेष गुण और दोष है वो सबके क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा बहुलक निर्धारण की विधियां कौन सी है, जैसे व्यक्तिगत श्रेणी, सतत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी के अंदर बहुलक निर्धारण कैसे होता है, सतत श्रेणी के अंदर कैसे होता है, सतत श्रेणी का फॉर्मूला सूत्र थोड़ा ध्यान रखना। इसके अलावा एक समूहन मेथड है, वो क्या होती है, किस तरीके से समूहन मेथड का क्लासिफिकेशन होता है। एक डेंसिटी एनालिसिस क्या होता है, यानी घनत्व परीक्षण क्या होता है बहुलक के संबंध में। एक आप ध्यान रखना बहुलक के प्रकार कितने हैं, सिंपल बहुलक, ये बहुलक के प्रकार नहीं बल्कि बहुलक श्रेणी के प्रकार हो सकते हैं। सामान्य बहुलक श्रेणी, द्विबहुलक श्रेणी, त्रिबहुलक श्रेणी और बहुबहुलक श्रेणी, ये क्लासिफिकेशन होता है बहुलक की श्रेणियों का। तो ये किसको कहते हैं, उनकी विशेषता क्या है, ये देखना है। इसके अलावा एक प्रश्न कई बार पूछा जाता है स्टैटिक्स से रिलेटेड ज्योग्राफी के एग्जामों में कि भाई ये जो बहुलक है इनका और माध्य माध्यिका का आपस में कोरिलेशन क्या है, आपस में संबंध क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं इस संबंध के लिए 2 फार्मूला आपको दूंगा, ये 2 फार्मूला आपको हूबहू रट लेना है। ये आपस में एक दूसरे का कोरिलेशन है
और इनको इन कई बार एग्जामिनर क्या कहता है, इन फॉर्मूलों को तोड़ करके देता है। जैसे ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला 3 भागों में टूटता है। आपको हर किताब के अंदर ये चीजें मिलेगी, उसको आप रट ही लेना। एक फॉर्मूला तो ये है कि बार एक्स माइनस जेड, यानी कोई भी आपकी श्रेणी है उसका बार एक्स याद करके उनमें से जेड निकाल दीजिए। जो आपका मान आएगा वो मान 3 बार एक्स माइनस मीडियन के बराबर होगा। यानी ये माध्य माध्यिका और बहुलक का आपस में कोरिलेशन है। कोरिलेशन का पहला फॉर्मूला ये है, बार एक्स माइनस जेड बराबर होता है 3 मल्टीपल बार एक्स माइनस मीडियन। क्लियर हुआ? इसी फॉर्मूले का एक दूसरा रूप और चलता है कि बहुलक बराबर 3 मीडियन माइनस 2 बार एक्स, यानी 2 समांतर माध्य। मीडियन को 3 से गुणा करो, उनमें से समांतर माध्य को 2 से गुणा करके घटा दो। जो आपका एग्जाम्पल आएगा, जो आपका आंसर आएगा वो आपका बहुलक होगा उस श्रेणी का। ये बहुत गजब की चीज है और इस चीज को कई बार वो तोड़ तोड़ करके पूछते हैं। जैसे जेड का ये हो गया 3m माइनस 2 बार एक्स। अब मैं आपको सलाह दूंगा कि कई बार वो ये भी पूछता है कि मीडियन बराबर क्या होगा, तो इस फॉर्मूले को वो मीडियन में तोड़ता है और 3 को भाग के अंदर रख देता है। ये भी फॉर्मूला आपको देख लेना है। और बार एक्स बराबर क्या होता है ये भी वो पूछ लेता है। बार एक्स बराबर इन्हीं में से घुमा करके पूछता है वो। बार एक्स बराबर ये, जैसे ये हो गया बार एक्स, इसको बाहर निकाला, 2 का भाग देंगे, इसको आपस के अंदर क्रॉस करवाएंगे। और कई बार ये भी पूछ लेता, जैसे m ने पूछ करके 3m कर दे तो 3m कर दे, z को इधर लाना है और 3m को इधर ले जाना है। और बार x ने पूछ करके 2 बार x पूछ ले तो फिर z को इधर लाना है और 2 बार x को बाहर निकाल देना है। केवल x पूछते हैं तो 2 भाग में चला जाएगा, केवल मीडियन पूछते हैं तो 3 भाग में चला जाएगा। ये तीनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखनी है कि z बराबर तो 3m माइनस 2x होता है, तो m बराबर क्या होगा और बार x बराबर क्या होगा। एक प्रश्न यहां से 100% आने की संभावना रहती बड़े एग्जामों में। तो चलो, ये सेंट्रल टेंडेंसी की 2 चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद आती माध्यिका, मीडियन। माध्यिका कह दे या माध्यिका कह दे, एक ही बात है। अर्थ और परिभाषा देख लेनी है, गुण और दोष देख लेने हैं अच्छी तरीके से। सूत्र, इसके तीनों सूत्र आपको ध्यान रखने हैं, व्यक्तिगत श्रेणी के, खंडित श्रेणी के और सतत श्रेणी के। व्यक्तिगत श्रेणी का फॉर्मूला थोड़ा ज्यादा पूछा जाता है, बाकी सतत के फॉर्मूले में बहुत कम चांसेस रहते हैं पूछने के। ऐसे पूछ ले कौन मीडियन है, अब अपन भ्रमित हो जाए कौन मीडियन है, तो वो फॉर्मूला पूछ रहा है आपका। उसके बाद एक विभाजक मूल्य भी आता है इसके अंदर, सेंट्रल टेंडेंसी में। विभाजक मूल्य का अर्थ क्या है ये समझ लेना। एक चतुर्थक, चतुर्थक और ये सारे विभाजक मूल्य है, चतुर्थक, पंचमक, सप्तक, अष्टमक, दशमक और शतमक। तो ये क्या है, इनकी परिभाषा आपको ढंग से पढ़ लेनी है। और चतुर्थक है, इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ लेना। चतुर्थक, प्रथम चतुर्थक, द्वितीय चतुर्थक, इस तरीके से आपका जो क्लासिफिकेशन है, ये मतलब किसी भी पद मूल्य को डिवाइड करने का आधार है, विभाजित करने का आधार है। तो थोड़ा आपको जेपी शर्मा में मिल जाएगा इसका, आप जेपी शर्मा से पढ़ लीजिए। केवल आपको परिभाषा और किस तरीके से डिवाइड होता है, ये आपकी सेंट्रल टेंडेंसी पूरी हो गई, केंद्रीय प्रवृत्ति पूरी हो गई। अब जो नेक्स्ट अपना चैप्टर आएगा वो आएगा अपकिरण के माप। ये चैप्टर काफी लंबा भी है और कई बार देखो हम धोखा कहां खाते हैं, सिलेबस देखते हैं उसमें लिखा हुआ है मेजरमेंट ऑफ डिप्रेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन, ये 2 चीजें लिखी हुई है। अब आगे अपन ने क्या दिया कि भाई सिलेबस में आगे उसने दे दिया कि स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया और लॉरेंज कर्व दे दिया और गिनी गुणांक दे दिया, गिनी कोफिशिएंट्स दे दिया, ये 3 चीजें दे दी। तो अमूमन टीचर्स क्या करते हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स या फिर बच्चे जहां से सलाह लेते हैं वहां वो 3 चीजों पे फोकस करवाते हैं। और कई बार ऐसा प्रश्न आता है जो इन तीनों से हटके बाहर आता है, फिर अपन कहते हैं कि वो सिलेबस से बाहर है। नहीं, बल्कि मेजरमेंट ऑफ डिविएशन लिखा हुआ है, इसका मतलब अपकिरण का माप आपका पूरा है। हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन को डिटेल से पूछा जा सकता है, लॉरेंज कर्व को डिटेल से पूछा जा सकता है, बट पॉसिबिलिटी तो सबकी बनती है। अब हमें क्या करना है, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अपकिरण के माप क्या है, यानी खुद अपकिरण के माप की अर्थ, अपकिरण के माप की विशेषता और अपकिरण के माप का महत्व। विशेषता और महत्व ये दोनों एक ही चीज है,
ये चीज आपको ध्यान रखना नहीं। अर्थ तो बिल्कुल सिंपल, आपको ये समझ में आना चाहिए कि अपकिरण क्या है, वही उसका अर्थ है। कोई डेफिनेशन विद्वान की रटने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको केवल और केवल ये सिनेरियो क्लियर हो जाना चाहिए कि स्टैटिक्स के अंदर अपकिरण है क्या। विशेषता और महत्व आप किसी भी किताब में से रट लीजिए। मैं कहता हूं कि देखो, झूठ बोलना मेरी आदत नहीं है। कुछ चीजें आपको, मुझे भी ऐसे शब्द मिलते हैं अभी भी जिसको मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूं कि ये किताब कहनी क्या चाहती, क्योंकि ये स्टैटिक्स है, ये मैथमेटिक्स है। और मैथमेटिक्स को समझने के लिए हमें मैथमेटिक्स के सिद्धांतों को समझना पड़ेगा। अब अपन को एग्जाम क्लियर करना है, तो विशेषता के अंदर आपको लगे कि ये सबसे टफेस्ट शब्द है, सबसे टफेस्ट लाइन है जो मुझे समझ में नहीं आ रही है, उसको रट लो। क्योंकि एग्जामिनर वही देखता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे कठिन और जटिल आपको लगती है शब्दों में और अर्थ भी जटिल देती है, उसको वो ऐड करने की कोशिश करता है। तो अपकिरण के माप में जैसे विस्तार है, अंतर चतुर्थक विस्तार है जिसको चतुर्थक विचलन कहते हैं, एक माध्य विचलन है, एक मानक विचलन है और एक लॉरेंज वक्र है। अब मोटा मोटा ये ध्यान रखना कि ये अपकिरण के अंदर आते हैं बस। उसके बाद आपको कुछ डिटेल से पढ़ना है, जैसे एक ये चतुर्थक विचलन है, इसके फॉर्मूलाज वगैरह देख लेना, ठीक है। बाकी रेंज है, एक तो रेंज के सूत्र देख लेना रेंज का, और एक रेंज का यूज क्या है ये देख लेना। और रेंज को निकालने का तरीका भी सिंपल ही है। लार्जेस्ट एल माइनस एस होता है, लार्जेस्ट बाउंड्री माइनस स्मॉलेस्ट होती है। जो कोई भी समक श्रेणी दी हुई है उसमें मैक्सिमम मूल्य में से मिनिमम मूल्य आपका घटा दो और आपका है वो रेंज आ जाएगा। तो इसका तो आप सिंपली पढ़ लेना और थोड़ा यूज को ढंग से पढ़ लेना। अंतर चतुर्थक विस्तार, इसको चतुर्थक विचलन के रूप में ढंग से पढ़ लेना। माध्य विचलन ज्यादा इसका प्रश्न नहीं आएगा, बट माध्य विचलन में निकालने के बजाय आप इनकी विशेषता, इनका अर्थ और इनका गुणांक का जो सूत्र है, जब आप मानक विचलन और माध्य विचलन पढ़ोगे तो लास्ट में आएगा माध्य विचलन गुणांक और मानक विचलन गुणांक। तो गुणांक का बहुत छोटा सा फॉर्मूला होता है, तो उसको थोड़ा ढंग से पढ़ लेना। प्रमाप विचलन की परिभाषा अच्छी तरीके से पढ़ना हो, कि कई बार धोखा देती है। क्या अर्थ है इसका, डेफिनेशन क्या है इसकी, क्योंकि इसको स्पेशली दे रखा है, इसको प्रमाप या स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो इसको तो विस्तार से पढ़ना, मैंने स्पष्ट लिखा है कि आप इनको विस्तार से पढ़ना, इनकी परिभाषा पढ़ना, इनका इंपॉर्टेंस पढ़ना, इनके फार्मूलाज पढ़ना। प्रमाप विचलन के कौन से फार्मूले इसके अंदर लगते हैं। एक इसका प्रमाप विचलन का एक नाम है, थोड़ा जटिल नाम है, क्या कि समांतर माध्य से विचलन वर्ग माध्य मूल्य, ये इसका नाम है। और इस नाम के अंदर इसकी डेफिनेशन है, समांतर माध्य से विचलन वर्ग माध्य मूल्य, यानी किसी भी जो समक श्रेणी है उसका समांतर माध्य से उस श्रेणी का विचलन करवाओ, फिर विचलन का वर्ग करो, फिर उस वर्ग का मध्य मूल्य ज्ञात करो, ये है आपका मानक। और जब आप पूरा उसका देखोगे, उसका मेथड्स को पूरा देखोगे, तो बिल्कुल रियल बात ये कह रहा है कि हाँ, कोई समक श्रेणी है, उसमें सबसे पहले समांतर माध्य ज्ञात होता है, फिर माध्य से पद विचलन होता है, फिर पद विचलन का वर्ग तैयार किया जाता है, फिर वर्ग से माध्य मूल्य है वो निकाला जाता है। उसके बाद आपका आएगा लॉरेंज कर्व। एक प्रश्न तो लॉरेंज कर्व का पड़ता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा विस्तार से दिया है। हालांकि टाइम भी काफी हो रहा है, बट मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा ढंग से देख लें तो अपन को किसी भी तरीके की समस्या नहीं आए। जैसे लॉरेंज वक्र है, लॉरेंज वक्र में आपको अर्थ पढ़ना है, लॉरेंज वक्र की यूज पढ़नी है, उपयोगिता पढ़नी है, उपयोगिता कह दें या विशेषता कह दें एक ही चीज है, ये आपको क्लियर कर देना है, ठीक है। और प्रश्न यहीं से है यहाँ, क्योंकि इनके कोई निकालने रिलेटेड ऐसे नहीं होते, बिल्कुल ऊपरी प्रश्न पड़े हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा उस प्रश्न की प्रकृति के बारे में समझना पड़ेगा कि प्रश्न कहाँ से आ सकते हैं। बट आप चाहे नेट जेआरएफ का एग्जाम देख लीजिए पुराने क्वेश्चन, और या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पुराने पेपर देख लीजिए, उसमें लॉरेंज कर्व का प्रश्न क्या आया है, तो बिल्कुल आपको मिलेगा कि वो अर्थ और उसकी विशेषता से ही प्रश्न उठ रहा है।
ठीक है। एक आपको इसमें ध्यान रखना है लॉरेंज कर्व के, मैंने 3-4 चीजें बताई, लॉरेंज कर्व में क्या ध्यान रखना है। एक आपको समान वितरण रेखा क्या है, समान वितरण रेखा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जिसको कहते हैं, और एक होता है लॉरेंज कर्व। तो लॉरेंज कर्व में और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के अंदर समान वितरण रेखा और लॉरेंज कर्व में आपस में संबंध क्या होता है, ये संबंध आपको समझना जरूरी है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया है, क्योंकि आपको सर ये चीजें कहीं मिलेगी नहीं, बट स्टैंडर्ड किताबें इसको लिखती है और बिल्कुल शॉर्ट में लिख देती है, हम उस चीज तक जाते नहीं है, उससे पहले ही अपन आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि पढ़ना शुरू करते हैं और वो समझ में नहीं आता है तो ऐसा लगता है कि यार दिस इज बोरिंग, और हम आगे चले जाते हैं कि आगे देखेंगे। दो चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी कि भाई जो आपका इक्विलिब्रियम कर्व है उसमें और लॉरेंज कर्व है उसके अंदर किस तरीके का कोरिलेशन मिलता है। तो उस कोरिलेशन से रिलेटेड प्रश्न क्या हो सकते हैं, यदि आपका जो वक्र है, कौन सा वक्र, जो लॉरेंज वक्र है, वो आपका वितरण रेखा के जितना ज्यादा निकट होगा, लॉरेंज कर्व और वितरण रेखा दोनों जितनी नजदीक होगी उतना ही अपकिरण की मात्रा है वो कम होगी। बस सीधा सीधा आपको लाइन पकड़ लेनी है कि वो कर्व, जैसे ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, और ये आपका होता है समान वितरण रेखा, इक्विलिब्रियम, और इसके और जो आपका लॉरेंज कर्व बनेगा, इसके और इसके बीच में गैप से रिलेटेड कोरिलेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई कर्व है वो वितरण रेखा के जितना निकट होगा उतना अपकिरण की मात्रा कम होगी, और कर्व है वो वितरण रेखा से जितना दूर होगा उतनी अपकिरण की मात्रा अधिक होगी। बस दोनों लाइनें रट लेना, अब समझना आपको है। एक प्रश्न इसमें पड़ता है कि जो वाई कोऑर्डिनेट होता है, वाई अक्ष होता है, उस पे क्या निर्धारित किया जाता है। तो वाई अक्ष पे हमेशा मूल्य होता है और वाई अक्ष हमेशा 0 से 100% की तरफ जाता है। यहां 0 होगा वाई अक्ष के और यहां 100 होगा। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वाई अक्ष हमेशा 0 से 100 की तरफ जाता है, जबकि जो एक्स अक्ष होता है वो हमेशा 100 से 0 की तरफ जाता है। ये एक्स अक्ष है, इसमें यहां 100 होगा और यहां 0 होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक्स अक्ष जो क्षैतिज होता है और वो दिखाएगा किसको, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाएगा, आवृत्ति डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाएगा, और जो 100 से 0 तक होगा, और वाई अक्ष 0 से 100 तक होगा, किसको दिखाएगा, मूल्य को दिखाएगा, अर्थात वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाएगा। और हाँ, इसमें एक चीज ये भी आपको ध्यान रखनी है कि जो अंतिम बिंदु है वो आपस में मिलाए जाते हैं। ये जैसे ये 100 और 0 ये आपस में मिलाए जाते हैं, इसे ही सामान्य वितरण रेखा कहते हैं। ये मैंने अभी आपको बता ही दिया कि भाई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कौन सी है, जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट के अंतिम बिंदुओं को जो मिलाती है वो सामान्य वितरण रेखा है, अर्थात ये 100 और 0 को मिलाएगी। 100 तो हमेशा वैल्यू का मतलब वाई एक्स का होगा, और 0 हमेशा फ्रीक्वेंसी मतलब एक्स एक्स का 0 हमेशा होगा। तो ये आपका हो गया लॉरेंज कर्व। बहुत अच्छा है। हाँ, एक इसका किसने दिया, इसकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में भी आपको थोड़ा समझ लेना है। उसके बाद आएगा कॉन्सेंट्रेशन का, सकेंद्रण के मापन। आपका एक चैप्टर दिया होता है कॉन्सेंट्रेशन, इसको हिंदी में सकेंद्रण भी कहते हैं, एकाग्रता भी कहते हैं, या एकीकरण के मापक भी कहते हैं। और उसके अंदर गिनी गुणांक, उसका है वो चैप्टर आपके दिया होता है। बाकी कॉन्सेंट्रेशन ये स्टैटिक्स का है, अपने ज्योग्राफी के अंदर इतना चलता नहीं। वैसे गिनी गुणांक भी ज्योग्राफी का नहीं, ये इकोनॉमिक्स का है। ये असमानता के वितरण को प्रदर्शित करता है। बेसिकली गिनी ने जो अपना कॉफियंस दिया था वो इकोनॉमी की एक थियोरी है, आय के असमान वितरण, उसको समझने के लिए ये कर्व और ये कॉफियंस यूज किया जाता है।
गुणांक यूज किया जाता है, बट ज्योग्राफी में अपन को दे दिया है तो हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है कि एक तो इसका प्रतिपादक कौन है, इसका प्रश्न कई बार पूछा जाता है। गिनी था, इटली का था, और किस उद्देश्य के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो वैसे उद्देश्य तो होता है आर्थिक तत्वों के वितरण में असमानता को प्रदर्शित करना, लेकिन अपनी ज्योग्राफी के अंदर इसमें संकेंद्रण के माप को इंगित किया जाता है कि कहाँ है वो वैल्यूज ज्यादा इकट्ठी हुई है और कहाँ है वो वैल्यूज कम इकट्ठी हुई है। तो ज्यादा इकट्ठी हुई है उसको इंगित करना, मतलब संकेंद्रण को इंगित करना है। इसके अलावा वक्र का निर्माण कैसे होता है, इसका एक फार्मूला है, वो भी आपको ध्यान में रखना है, और इसके अनुपात क्या रहता है। बस एक सिंपल प्रश्न ये रहता है कि जो गिनी कॉफियंस होता है उसका जो मान आएगा वो हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगा। गिनी कॉफियंस का कर्व भी होता है और गिनी कॉफियंस का मान भी निकाला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। वक्र भी होता है इसका और मान भी निकाला जाता है। तो अनुपात क्या रहता है ये आपको ध्यान रखना है, 0 से लेकर के 1 के मध्य रहता है। तो ये हो गया आपका गिनी कॉफियंस। उसके बाद आएगा कोरिलेशन। कोरिलेशन बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसमें कोरिलेशन और रिग्रेशन ये दो चीजें आपके दी हुई है, दोनों को आप ढंग से पढ़ लेना। कोरिलेशन के बारे में क्या पढ़ना है, देखो कोरिलेशन की अर्थ और परिभाषा आपको समझनी जरूरी है। कोरिलेशन किसको कहते हैं, दो श्रेणियों के मध्य अंतर संबंध ज्ञात करना, उस श्रेणियों का जो रेंज है, उसका क्रम है, उनको समझना, और उन कर्मों का आपस के अंदर एक दूसरे में रिलेशन क्या है, किस तरीके से एक श्रेणी घट रही है, बढ़ रही है, कितनी घट रही है, बढ़ रही है, इसको समझना, ये सब कोरिलेशन के अंतर्गत आता है। एक कोरिलेशन के अंदर आपको ध्यान रखना है कि ये श्रेणियों के मध्य एक तो दिशा और एक परिमाण, इन दोनों का मापन करता है। ये कई बार पूछा जाता है, बच्चों को ये समझ में ही नहीं आता है कहना क्या चाहता है। दिशा और परिमाण दो शब्द रट लेना पहले तो, फिर मैं आपको बताता हूं कि जब आप कोरिलेशन पढ़ोगे तो कोरिलेशन में एक चीज आपको ये आएगी कि भाई जो दो श्रेणी दी हुई है, उन दो श्रेणी के अंदर जो रिलेशन है वो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है। नेगेटिव डायरेक्शन का मतलब जैसे एक श्रेणी घट रही है और दूसरी श्रेणी बढ़ रही है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव है। या एक श्रेणी बढ़ रही है और दूसरी श्रेणी घट रही है, ये तो डायरेक्शन बताएगा आपका नेगेटिव पॉजिटिव होना। और फिर आगे ये ऋणात्मक और धनात्मक के रूप में आपको इसको निकालोगे। एक परिमाण भी बताएगा कि कितनी मात्रा में नेगेटिव नेगेटिव है तो कितनी मात्रा में पॉजिटिव है तो कितनी मात्रा में। जैसे आप कहते हैं ना कि गैन सहसंबंध और मध्य सहसंबंध और पूर्ण सहसंबंध, ये शून्य सहसंबंध, ये तीन चीजें आपने इस कोरिलेशन पढ़ी होगी। तो ये परिमाण है, परिमाण है मतलब मात्रा है। इसका मतलब कोरिलेशन के अंदर दो चीजें इंगित होती है, डायरेक्शन भी इंगित होता है। डायरेक्शन के रूप में आपको रिजल्ट क्या मिलता है कि वो धनात्मक है या ऋणात्मक है। और दूसरा होता है परिमाण, परिमाण के रूप में आपको रिजल्ट क्या मिलता है कि उसके मध्य संबंध किस तरीके का है, पूर्ण सहसंबंध है, मध्य सहसंबंध है, न्यून सहसंबंध है या शून्य सहसंबंध है। ठीक है। इसके अलावा मान, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, 0 से 1 तक रहता है, ये सब अच्छी तरीके से जानते हैं। और ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों में रहता है, ये भी आपको पता है। इसके अलावा सहसंबंध का मान से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है, उसकी जो पॉइंट ऑफ वैल्यू है विद्वानों ने अलग अलग निर्धारित की है, कार्ल पियर्सन ने अलग निर्धारित की है और स्पीयरमैन ने अलग निर्धारित की है। तो उन दोनों की अपनी अपनी वैल्यूज का जो क्राइटेरिया दिया है, जैसे उसने उच्च में किसको रखा है, मध्यम में किसको रखा है, निम्न में किसको रखा है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों के अंदर। और इसकी एक ग्राफ आधारित समझ भी होनी चाहिए। कई बार आप नेट ज्योग्राफी के क्वेश्चन पेपर देखिए, नेट जीआरएफ के, उसके अंदर जो ग्राफ दिया हुआ है कोरिलेशन, और फिर आपसे पूछ लिया जाता है कि ये ग्राफ है वो किस तरीके का कोरिलेशन इंगित करता है। जैसे एक ग्राफ दे दिया ये, ठीक है, और इसमें इस तरीके का कोरिलेशन दे दिया, ये इस तरीके के बिंदु दे दिए, फिर आपसे पूछ लिया कि ये किस तरीके का कोरिलेशन है, ये आपको समझना है। और इसमें 3-4 टाइप के जैसे मेजरली आपको धनात्मक में भी 3 टाइप के मिलेंगे, पूर्ण धनात्मक का मिल सकता है, मध्यम धनात्मक का मिल सकता है और शून्य धनात्मक का मिल सकता है। और ऋणात्मक के अंदर भी 3 टाइप के मिलेंगे,
तो कौन ऋणात्मक, भाई ग्राफ के अंदर आपको समझना है कि कौन नेगेटिव को बता रहा है और कौन पॉजिटिव को बता रहा है, यानी कौन ऋणात्मक को बता रहा है और कौन धनात्मक को। ये धनात्मक ग्राफ है। ग्राफ की विशेषताएं आपको किताब के अंदर मिलेगी। कोई भी यदि कोरिलेशन का आप ग्राफ देख रहे हैं, यदि ग्राफ लेफ्ट साइड में नीचे से राइट साइड में ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब वो पॉजिटिव है, वो धनात्मक है। लेफ्ट साइड में नीचे से राइट साइड में ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब वो पॉजिटिव है। और यदि लेफ्ट साइड में ऊपर से राइट साइड में नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब वो नेगेटिव है, उसके अंदर कोरिलेशन है, वो नेगेटिव है। तो ये बेसिकली आपको ऐसा लग रहा है कि ये लेफ्ट साइड में ऊपर से राइट साइड में नीचे की तरफ जा रहा है, ये नेगेटिव ग्राफ है। अब ये जो इसका डिफरेंशन है, इनका जो मूल्यों का जो फैलाव है, वो आपका तय करेगा कि ये पूर्ण है, मध्यम है, शून्य है। दैट इज क्लियर। तो ये आपको मतलब शून्य सहसंबंध की स्थिति के अंदर तो इस तरीके से खड़ा नहीं रहेगा, बट वो या तो इस साइड्स में आ जाएगा या इस साइड्स के अंदर आ जाएगा। ये कंडीशंस आपकी शून्य कोरिलेशन की रहती है। कई बार मतलब बच्चे भ्रमित हो जाते हैं, जैसे ये इस तरीके का ग्राफ दे दिया, ये आपका जीरो कोरिलेशन है। चाहे इस तरीके का आ गया, चाहे इस तरीके का आ गया, ये भी आपका जीरो कोरिलेशन है। अब बहुत थोड़ा लंबा समय हो जाएगा। अब मैंने आपको मोटा मोटा सिनेरियो बता दिया कि ये 6 टाइप्स के या 5 टाइप के जितने ग्राफ बनते हैं, उस ग्राफ की समझ आपको होनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने की विधियां अलग अलग विद्वानों ने दी है, उसको समझ लेना। जैसे पियर्सन ने दी है, नाम याद रखना, पियर्सन का गुणा परिघात मेथड है, स्पीयरमैन का कोटि अंतर या कोटि सहसंबंध मेथड है, गेंस की मेथड्स भी है, इसके अलावा प्रकीर्णन आरेख मेथड्स भी है और कैंडाल की मेथड भी है। इसके अंदर पियर्सन और स्पीयरमैन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना। पियर्सन की जो गुणा परिघात है, उसके अंदर उन्होंने सहसंबंध मूल्यों का वर्गीकरण भी किया है, जैसे मैंने यहाँ बताया ना, उच्च मध्य निम्न, इस तरीके से इन्होंने 5-6 भागों में क्लासिफाइड किया है और उनकी अलग अलग वैल्यू दी है, उसको देख लेना। पियर्सन का सूत्र जरूर देखना और स्पीयरमैन का सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ऐसा निकालने का प्रश्न तो आपसे नहीं आएगा, बट यहाँ सूत्र तक ही आपका सम रहेगा। गेंस का भी अपना सूत्र है, उसको ध्यान रखना। कैंडाल का एक प्रश्न पूछा जाता है कि भाई कैंडाल ने अपनी जो ये डिप्रेशन की यूज कोरिलेशन है, इसको यूज कहाँ किया है, तो ये इंग्लैंड के अंदर लैंड यूज कैपेसिटी के अंदर यूज किया है। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई कैंडाल ने या कोरिलेशन को इंग्लैंड में भूमि उत्पादन क्षमता हेतु किसने इस्तेमाल किया, तो वो कैंडाल ने किया। समझ में आ गई। इसके अलावा एक चीज और है, मुझे लगा कि ये थोड़ी वैल्यूएबल है तो उसने मैंने आपको बता दिया। कोरिलेशन से रिलेटेड एक और चैप्टर है, पोटेंशियल एरर जिसको कहते हैं, संभाव्य त्रुटि। यदि आपको कोरिलेशन गुणांक की जांच करनी है कि उसके अंदर एरर रहा है या नहीं रहा है, तो एक मेथड यूज किया जाता है जिसको कहते हैं संभाव्य त्रुटि। ये मतलब सहसंबंध गुणांक की जांच करने की मेथड है। इससे आप सहसंबंध गुणांक की जांच कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, संभाव्य त्रुटि का एक फॉर्मूला है, ये याद रखना है, 1 - r² बट्टे √n। बाकी निकालने का आपको कोई नहीं कहेगा, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ अन्य विधियां भी चलती है पोटेंशियल एरर की, जैसे जेड परिणति। जेड परिणति किसने दी, फिशर ने दी। और टी जांच किसने दिया, स्टूडेंट ने दिया। तो ये किसका है, ये कोरिलेशन के अंदर त्रुटि निकालने का, त्रुटि को जानकारी करने का एक है वो मेथड है। अब देखो एक प्रश्न और पूछा जाता है, जो कोरिलेशन कोफिशिएंट्स आता है, सहसंबंध गुणांक आता है, उसमें और जो एरर आता है उसके अंदर संबंध क्या है। आप सबसे पहले तो भाई चाहे कैंडाल से निकालो या फिर आप किसी मेथड से निकालो, स्पीयरमैन से निकालो, किसी से भी निकालो, पहले तो आप कोफिशिएंट्स निकालोगे। कोफिशिएंट्स का मतलब वो कोरिलेशन वैल्यू निकालोगे, उसके बाद उस वैल्यू की त्रुटि से जांच होती है। पहले वैल्यू निकाली, फिर आपने पोटेंशियल एरर निकाला, संभाव्य त्रुटि निकाल दी। अब आपके पास वैल्यू भी है और त्रुटि भी है, उसका आपस में जांच करना है, और जांच करने के बाद कोरिलेशन निकल करके आएगा कि क्या ये अर्थपूर्ण कोरिलेशन है या नहीं है।
तो किस कंडीशंस के अंदर अर्थपूर्ण कोरिलेशन होगा और किस कंडीशन में नहीं होगा, ये चीज अपन को यहाँ नोटिफाई करनी है। कैसे करनी है, तो मैंने दोनों चीजें स्पष्ट लिखी है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि यदि आपका जो कॉफियंस आ रहा है, कॉफियंस मतलब गुणांक आ रहा है, आपने किसी भी मेथड से गुणांक तो निकाला होगा, आपका जो गुणांक आ रहा है वो त्रुटि के यदि 6 गुना से अधिक है, त्रुटि के 6 गुना से अधिक है, तो इसका मतलब ये अर्थपूर्ण कोरिलेशन है, अर्थपूर्ण सहसंबंध है। बट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे आपका कोरिलेशन आया 0.5, कोरिलेशन कितना आया 0.5, और आपने जब एरर निकाला तो एरर आया आपका 0.02, आपका कॉफियंस है 0.5 और आपका एरर आया 0.02। 0.02 का 6 गुना कितना होता है आप निकाल दीजिए। यदि आपका 0.02 के 6 गुना से 0.5 ज्यादा है, दैट इज सो क्लियर, ये तो ज्यादा ही होगा, ज्यादा है, इसका मतलब ये कोरिलेशन कैसा है, अर्थपूर्ण कोरिलेशन है। और यदि आपका गुणांक त्रुटि के 6 गुना से अधिक नहीं है, बट जैसे आपका कॉफियंस आया 0.2 और आपका जो एरर है वो आ गया 0.3, अब 0.3 इसका जो 6 गुना है वो 6 गुना कितना है 1.8 के करीबन होगा। तो आप ये तय कर लो कि आपका एरर और कॉफियंस के बीच में कोरिलेशन क्या है। कोरिलेशन के लिए 2 लाइनें आपको ध्यान रखनी है। यदि आपका कॉफियंस त्रुटि के 6 गुना से अधिक है तो आपका अर्थपूर्ण सहसंबंध है, और यदि आपका गुणांक है वो त्रुटि के 6 गुना से अधिक नहीं है तो आपका कोरिलेशन अर्थपूर्ण नहीं है। ठीक है, उसके बाद आएगा रिग्रेशन। एक ऐसा चैप्टर है स्टैटिक्स के अंदर जो बहुत टफ है। रिग्रेशन की पूरी थ्योरी मैं भी नहीं जानता हूं, क्योंकि प्योरली स्टैटिक्स की मैं तो खुला खुला कहता हूं, बस सिंपल चीजें रिग्रेशन की मैं समझ सकता हूं, और जो चीजें रिग्रेशन के प्रश्न से रिलेटेड थी उसको मैंने आपको देने की कोशिश की है। एक तो रिग्रेशन क्या है ये आपकी जानकारी में होना चाहिए, अर्थ और परिभाषा। एक इसके समझ में बिल्कुल सीधी सीधी लाइन होती है, आपको ये ध्यान रखनी है कि रिग्रेशन के अंदर श्रेणियों के मध्य संबंधों की प्रकृति और मात्रा का मापन होता है। देखो कोरिलेशन में क्या होता था, दिशा और परिमाण, जबकि रिग्रेशन में क्या होता है कि श्रेणियों की प्रकृति क्या है, आपस में चर एक दूसरे पर आश्रित है कि नहीं है। ये वो आश्रित और अनाश्रित वाली बात है, मतलब आश्रित है तो कितना है ये मात्रा के रूप में इंगित किया जाता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें श्रेणियों के मध्य नेचर और मात्रा क्वांटिटी का मापन किया जाता है। इससे किसी भी मूल्य के भविष्य के संदर्भ में अनुमान लगाया जा सकता है कि इन श्रेणियों के माध्यम, इन श्रेणियों के आपस में जो आश्रितता का वैल्यू है वो भविष्य के अंदर बढ़ेगी या घटेगी। शब्द प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन ने किया था 1877 में, पूछा जा सकता है। इसके अलावा प्रयोग करने वाले विद्वान कौन है इसको आपको ध्यान रखना, मैंने लिख भी दिया है, थ्यूनेन, रिकार्डो और हैंगरस्टैंड ने इसको यूज किया था। इसके अलावा आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, एक तो प्रतिगमन लाइनें क्या होती है, प्रतिगमन रेखाएं क्या है और उसकी विशेषता, प्रतिगमन रेखाओं की विशेषता और उसके कार्य। एक प्रतिगमन समीकरण आपको ध्यान रखना है। 2 टाइप का प्रतिगमन समीकरण होगा, जब x जो श्रेणी होती है उसका y श्रेणी पे प्रतिगमन होता है तो कौन सा समीकरण लगेगा, और y श्रेणी का जब x पर प्रतिगमन होता है तो कौन सा समीकरण लगेगा। दोनों अलग ढंग से आपको तैयार कर लेना है। इसके अलावा अन्य प्रतिगमन समीकरण भी उसके अंदर दिए होंगे, उसको भी आप 1-2 को देख लेना। और एक आपको ध्यान रखना है प्रतिगमन गुणांक, प्रतिगमन गुणांक क्या है और उनके ज्ञात करने का सूत्र या समीकरण क्या है। ये 3-4 समीकरण चीजें ध्यान रख लेना, बाकी कभी भी आपको रिग्रेशन निकालने का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए आप वितरण प्रतिरूप। वितरण प्रतिरूप मतलब पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन जिसको अपन कहते हैं, जिसमें 2-3 चीजें अपने स्पेशली दी हुई है। जैसे निकटतम पड़ोसी विश्लेषण दिया हुआ है, कोई ज्यादा आपको गहरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक तो निकटतम पड़ोसी विश्लेषण है क्या, इसका कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। कई बार अर्थ या बेसिक चीज पूछ ली जाती है। ये दूरियों के मध्य अंतराल का मापन करने वाला एक थियरी है। देखो इसका प्रयोग कब किया, किन विद्वानों ने किया और किस विषय से ये आया है, ये चीज अपन को मोटी मोटी ध्यान होनी चाहिए। जिसमें
बेसिक चीज मैंने बता दी। 1954 के अंदर क्लार्क और इवांस ने इसको यूज किया था वनस्पति शास्त्र में। वहां से ज्योग्राफी में आया, ज्योग्राफी में एफ एम डेसी ने यूज किया था 1960 के अंदर सेटलमेंट डिस्ट्रीब्यूशन में, अधिवास वितरण में। इसके अलावा किंग ने भी इसको यूज किया है 1962 के अंदर। बाकी अन्य भी विद्वानों के नाम आप जब निकटतम पड़ोसी विश्लेषण पढ़ोगे उसमें मिल जाएगा। निकटतम पड़ोसी विश्लेषण में आपको ध्यान क्या रखना है, एक तो इसका सूत्र ध्यान रखना है, आर ओ बटे आर ई होता है। कभी कभार आर ओ के लिए सिग्मा डी बटे एन भी यूज कर लिया जाता है, आर ई के लिए 1/2 एन ए का अंडर रूट भी यूज कर लिया जाता है। और एक आर एन इंडेक्स है, इसको आप ढंग से समझ लेना। आर एन इंडेक्स में से ही प्रश्न आते हैं, वो बिखरे हुए प्रतिरूप और संगत संगीत या पुंजित जिसको कहते हैं, क्लस्टर्ड इंग्लिश में बोलते हैं। और एक होता है रैंडम, यादृच्छिक। तीन क्लासिफाइड, तीन जो इसका क्लासिफिकेशन है वो, और इन तीनों के अंदर फिर क्लासिफाइड होते हैं और मान के अनुसार होते हैं भाई। जैसे 0.01 से लेकर के 0.2 तक क्या होगा, फिर 0.2 से लेकर 4 तक क्या होगा। तो इस तरीके से जो क्लासिफिकेशन इसकी इंडेक्स बनी हुई है, जिसने भी पढ़ा है उन सबको पता है। सारी चीजें यहाँ क्लियर हो भी नहीं पाती। तो उस इंडेक्स में आप ये ध्यान रखना है, एक जो रैंडम होता है उसको आपको ध्यान रखना है कि भाई रैंडम की वैल्यू क्या है, रैंडम मतलब यादृच्छिक की वैल्यू क्या है। और एक पूर्ण क्लस्टर्ड कब कब होता है, और पूर्ण स्टैटिक्स कब होता है, पूर्ण स्तरित कब होता है, और पूर्ण गुच्छित कब होता है। और इसका भी वो जो है ना आपका ये अभी मैंने पूर्व में इसका कोरिलेशन ग्राफ की बात करी थी ना, इसमें भी ग्राफ बनता है और बनाए हुए होंगे। निकटतम पड़ोसी विश्लेषण के भी ग्राफ बनाए होंगे। तो उसमें भी वो ग्राफ आपको देख लेना है कि कौन क्लस्टर्ड की बात कर रहा है, कौन स्टैटिक्स की बात कर रहा है, कौन रैंडम की बात कर रहा है। यानी यादृच्छिक ग्राफ कौन सा है, रैंडम ग्राफ कौन सा है। रैंडम और यादृच्छिक तो एक ही हो गया, और स्टैटिक्स मतलब संस्तृत ग्राफ कौन सा है, और क्लस्टर्ड मतलब पुंजित ग्राफ कौन सा है। उसके बाद स्केलिंग टेक्निक्स। ज्योग्राफी के बच्चे कईयों ने मुझे मैसेज किया कि सर ये स्केलिंग टेक्निक्स कौन सी है, ये तो कार्टोग्राफी का चैप्टर। ये कार्टोग्राफी का चैप्टर नहीं है, ये स्केलिंग टेक्निक्स स्टैटिक्स का चैप्टर है। ये किसी भी वस्तु के पूर्व निर्धारित मूल्यों में जो बदलाव आया है, कुछ वैल्यूज है, स्टैटिक्स है, कुछ स्टैटिक्स आंकड़े हैं, वैल्यू है जो कलेक्ट की हुई है, पूर्व में भी उसकी वैल्यूज अपन ने निर्धारित कर दी, उसके बाद लगातार उस वैल्यूज के अंदर कुछ बदलाव आ रहा है। जैसे पॉपुलेशन के अंदर बदलाव आ रहा है या साक्षरता के अंदर बदलाव आ रहा है। इस तरीके के बदलाव को इंगित करने के लिए कुछ मेथड्स चलती है स्टैटिक्स के अंदर। मैं आपको केवल विद्यार्थियों इतना ही कहूंगा कि आपको ये 4 नाम याद रखने हैं। मैं समझता हूं कि इनमें से ही आपका प्रश्न आएगा। ये स्केल वो नहीं है जो कार्टोग्राफी में अपन पढ़ते हैं, सिंपल स्केल, कंपैरेटिव स्केल, डायगोनल स्केल, टाइम एंड डिस्टेंस स्केल, वो स्केल नहीं है। इस स्केल में ये 4 नाम आपको ध्यान रखने हैं। एक तो नॉमिनल स्केल है, एक ऑर्डिनल स्केल है, एक इंटरवल स्केल है, और एक रेशियो स्केल है या रेटियो स्केल है। हिंदी में इसको कहते हैं न्यूनतम स्तर मापनी या नाम मात्र की मापनी, क्रम सूचक मापनी या सामान्य मापनी, अंतराल मापनी और अनुपात मापनी। किसी भी किताब के अंदर इसका सिंपल आपको मिले तो वहां से इसको पढ़ लेना है। लेकिन बेसिकली मैं समझता हूं कि ये या तो आप स्टैटिस्टिक्स की स्टैंडर्ड किताब पढ़ोगे, वहां आपको मिलेगा, या फिर आप साइट्स पे कहीं पर जाकर के इसको सर्च कर सकते हैं। ये 4 नाम है, ये 4 स्केलिंग टेक्निक्स है, इसको आपको ध्यान से समझना है। उसके बाद रैंक स्कोर और भारित स्कोर। बच्चे ढूंढ ढूंढ के मर गए कि ये किताबों के अंदर मिलते नहीं है, बल्कि ये कोई मोटे चैप्टर ही नहीं है। रैंक स्कोर और भारित स्कोर ये जो इंडेक्सिकल आंकड़े होते हैं ना, अपन जिसको कहते हैं सारणीयन आंकड़े, उनको समझने का एक मेथड होता है। किसी भी वैल्यूज को जब अपन प्रतिशत में पढ़ते हैं और प्रतिशत में पढ़ करके और उसका एनालिसिस करते हैं, तो वहां 2 तरीके का एनालिसिस होता है। एक तो रैंक के हिसाब से एनालिसिस होता है, एक वेट के हिसाब से एनालिसिस होता है। बल्कि इसके कोई प्रश्न बनते ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है प्रश्न में किसी भी तरीके की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। बट अपने दिमाग में होना चाहिए कि कई बार बिल्कुल ऊपर से पूछ ले कि ये रैंक स्कोर के संबंध में सही है या गलत है।
ये क्या होता है, रैंक स्कोर और भारित स्कोर मूल्यों के आधार पर औसत प्रतिशत मान ज्ञात करने की विधियां है। आपके सामने वैल्यू दी हुई है और उसके परसेंटेज का आपको एनालिसिस करना है कि परसेंटेज में कौन बच्चा टॉपर है, कौन बच्चा एवरेज क्लास के अंदर टॉपर है, कौन बच्चा सब्जेक्ट के अंदर टॉपर है, या कौन सी इंडस्ट्री प्रोडक्शन के अंदर टॉपर है, कौन सी इंडस्ट्री ऑल ओवर रेवेन्यू के अंदर टॉपर है। इस तरीके का निकालने के लिए रैंक स्कोर और भारित स्कोर मेथड यूज किए जाते हैं। रैंक स्कोर क्या होता है, ये प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर रैंक निर्धारित होती है। आपकी जो टोटल जिस भी कैरेक्टरीज के डाटा है, जैसे क्लास के अंदर स्टूडेंट है 20 स्टूडेंट है, तो आपको रैंक स्क्वायर मेथड यूज करना है। रिजल्ट का, क्लास के रिजल्ट का रैंक स्क्वायर मेथड यूज करना है। तो आप उसमें ये देखोगे कि ऑल ओवर जिस बच्चे ने प्राप्तांकों में हाईएस्ट परसेंटेज लिया है उसकी फर्स्ट रैंक, उससे निचले वाले परसेंटेज की सेकंड रैंक, उससे निचले वाले की थर्ड रैंक दी है। इसका मतलब आपने रैंक स्क्वायर मेथड यूज किया है। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। और ये हमेशा सर्वाधिक को हाईएस्ट रैंक देगा। एक होता है भारित स्क्वायर मेथड, आपने ग्रेडिंग सिस्टम पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है कि एक स्टूडेंट की बहुत सारी वैल्यूज होती है जिसका इंपॉर्टेंस रहता है, अलग अलग वैल्यूज का इंपॉर्टेंस है। जैसे एक स्टूडेंट के 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्टों की अपनी वैल्यूज है, 6 सब्जेक्टों के अंदर अलग अलग परसेंटेज है, और उन परसेंटेज का यदि आप औसत निकाल करके उस बच्चे की एवरेज ग्रेड दे रहे हैं, यानी आप मेजर रैंक निर्धारण करने के लिए उसका सब डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, सब्जेक्टों के अंदर सब डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उसके बाद सब्जेक्टों की ग्रेड से एवरेज ग्रेड निकाल रहे हैं उस बच्चे की, न कि ऑल ओवर परसेंटेज की। ऐसा नहीं है, फॉर द एग्जांपल किसी बच्चे ने मैथमेटिक्स के अंदर ए ग्रेड लिया तो उसके माना कि 98 परसेंटेज थे, और वो बच्चा साइंस के अंदर सी ग्रेड ला रहा है, 56 ला रहा है, और किसी दूसरे सब्जेक्ट के अंदर भी वो सी ग्रेड ला रहा है, 58 ला रहा है। अब इन तीनों का एवरेज निकाला तो एवरेज इस बच्चे का जो ग्रेड बनेगा वो सी ग्रेड बनेगा। और परसेंटेज के अंदर देखेंगे तो इसने यहां स्कोर ज्यादा किया तो हो सकता है कि ये बच्चा बहुत टॉप चला जाए, और एक बच्चा ऐसा था जिसके इसमें भी बी था, इसमें भी बी था, इसमें भी बी था, तो उसका एवरेज ग्रेड बना बी, लेकिन परसेंटेज के अंदर वो इस बच्चे से नीचे रह गया क्योंकि इसके अंदर इसमें एक सब्जेक्ट के अंदर परसेंटेज ज्यादा थे। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर एक मेथड और यूज की जाती है कि आप रैंक को हटा दीजिए, यानी मैक्सिमम परसेंटेज या मैक्सिमम वैल्यू को हटा दीजिए, आप वैल्यू को क्लासिफाइड कर दीजिए। जैसे आपने सब्जेक्टों में क्लासिफाइड किया, फिर उनका ग्रेड निकाल करके उन ग्रेड का औसत निकालिए। यदि इस तरीके का मेथड यूज करते हैं तो ये भारित स्क्वायर है। कोई मुझे प्रश्न नहीं लगता, ये ग्रेडों का समेकित औसत है, और हो सकता है किसी स्टैटिक्स के किताब के अंदर इसको विस्तार से मिले, लेकिन मुझे इतना विस्तार से इसके बारे में मिला नहीं। ये सामान्यतः प्रतिशत वैल्यूज से रिलेटेड चैप्टर है आपका। उसके बाद सैम्पलिंग टेक्निक्स, ये आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला सेम है। ज्योग्राफी की रिसर्च मेथोडोलॉजी में भी सैम्पलिंग टेक्निक्स चलती है, जिसमें रैंडम कौन सी है और स्टैटिक्स कौन सी, ये आपको पढ़नी है। रैंडम के अंदर लॉटरी, ड्रम और टिपेट, इन तीनों को ढंग से पढ़ लेना। क्रमिक के अंदर क्रमिक, वर्ग संस्तर, संस्तृत और पुंजित, इनको थोड़ा विस्तार से पढ़ना। क्रमिक में क्रमिक की विशेषता क्या है, वर्ग स्तर की क्या है, संस्तृत की क्या है, पुंजित की क्या है, और इसका भी वो ग्राफ बनता है। ये आपके दोनों जगह काम आएगी, इसमें भी आएगी और रिसर्च मेथोडोलॉजी में भी काम आएगी। उसके बाद आता है सिमुलेशन मॉडल, जिसको अनुकरण मॉडल, अनुरूपण मॉडल या स्वांग मॉडल कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कोई ज्यादा इधर उधर आपको झंझटमारी करने की आवश्यकता नहीं है। स्वांग मॉडल में ध्यान रखना, इसका इस्तेमाल किया था एंगरस्टैंड ने 1952 और 53 में। अब आपको ये पढ़ लेना है कि एंगरस्टैंड ने इसको कहाँ यूज किया है, मॉरविल ने 1963 में कहाँ यूज किया, बाउडेन ने 1966 में कहाँ यूज किया है। एंगरस्टैंड को थोड़ा विस्तार से पढ़ लेना, यानी कहाँ प्रयोग किया, फिर इसने निष्कर्ष क्या निकाले, और एंगरस्टैंड ने सिमुलेशन मॉडल का फार्मूला क्या दिया है। एक आपका ग्रेविटी मॉडल चलता है जिसको गुरुत्वाकर्षण मॉडल कहते हैं। इसमें आपको पढ़ना है न्यूटन। ये तो न्यूटन ने तो दिया था, बेसिकली ज्योग्राफी के लिए न्यूटन ने नहीं दिया था। न्यूटन ने तो 1686 के अंदर दिया था, इसमें भार और डिस्टेंस के संबंध में दिया था, द्रव्यमान और डिस्टेंस के संबंध में दिया था।
तो न्यूटन का फार्मूला भी आपको ध्यान रखना है। और इसका ज्योग्राफी के अंदर जो यूज किया था वो रैली ने किया था, प्रवास के संदर्भ में आपको पता हो तो रैली का फार्मूला क्या है उसको भी आपको समझना है, वो ग्रेविटी मॉडल आ जाएगा। ये आपका हो गया स्टैटिक्स। मोटा मोटा सिनेरियो मैंने आपको क्लियर करवा दिया कि किस तरीके से ये पूरा आपका स्टैटिक्स का चैप्टर रहने वाला है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें वैल्यूएबल है। नेक्स्ट मैं सिलेबस एनालिसिस का अगला चैप्टर लाऊंगा और साथ ही साथ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी अपन डिस्कस करेंगे। और हमारा जो प्लेटफॉर्म है अपना, उस पर आपको पता होगा जियो स्पेसिफिक टेक्निक्स का कोर्स पूरा पूरा अपलोड कर दिया गया है। और इंडिया ज्योग्राफी अभी चल रही है और इंडिया ज्योग्राफी बहुत ही होल हमारा करने का विचार है अगले 2 महीने में, और विस्तार से करने का विचार है। और साथ ही साथ अब हम तीसरी है जो शुरू कर रहे हैं वो स्कूल लेक्चरर की है, वो भी आपको सप्ताह के अंदर 5 क्लासें मिलेगी, क्योंकि मैं ज़्यादा का आपको आश्वासन नहीं दे सकता, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देने वाला हूँ और मैं बाई बुक आपको पढ़ाने वाला हूँ। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से आपको बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो लिखवा दें और जिनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो मैं आपको बुक सजेक्ट करूँगा और उस बुक के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कि इस बुक के अंदर क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हमें पढ़ना है, और कुछ वैल्यूएबल चीज़ें जो बाहर से होगी उसको मैं आपको लिखाऊंगा भी। धन्यवाद।